गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। हम लोग इस समय क्लास 12th का सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो ठोस अवस्था में हमने काफ़ी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ बची हैं ठोस अवस्था की, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुणधर्म। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे, उसी के बारे में समझेंगे, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए, या व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं क्लास में ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो आइए देखते हैं ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। विद्युतीय गुणधर्म, देखिए विद्युतीय गुणधर्म मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यानी विद्युतीय गुणधर्म के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस हैं या जो जितने भी ठोस हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखिए विद्युतीय गुणधर्मों के आधार पर ठोसों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला चालक या कंडक्टर अंग्रेजी में कहते हैं, कंडक्टर। चालक देखिए वह पदार्थ है जिनमें, वह ठोस जिनमें विद्युत धारा का संचारण होता है, जो विद्युत धारा का संचालन करती है, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन होते हैं। यह वैद्युत धारा का संचालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों या मुक्त आयनों के द्वारा करते हैं। इनकी चालकता 10⁴ से 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर होती है। यह है चालक, ठीक। दूसरा है कुचालक या इंसुलेटर। कुचालक किसे कहते हैं? देखिए कुचालक क्या है? जो वैद्युत धारा का संचालन नहीं करते, विद्युत धारा जिसमें से प्रवाहित नहीं होती, इनकी जो चालकता होती है, चालकता जो होती है ये बहुत कम होती है। 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 प्रति ओम प्रति मीटर। ये चालकता का मात्रक है, प्रति ओम प्रति मीटर या प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर या साइमेंस पर मीटर या साइमेंस पर सेंटीमीटर, एक ही बात है। तीसरा होते हैं अर्धचालक।
अर्धचालक, सेमी कंडक्टर अंग्रेजी में कहते हैं, सेमी कंडक्टर, ये विद्युत धारा का संचालन इनमें होता तो है लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है ना। विद्युत धारा का संचालन धीरे धीरे होता है और इनकी जो चालकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच होती है। इनकी जो चालकता होती है, चालकता जो होती है ना, वो 10⁻⁻6 से 10⁴ प्रति ओम प्रति मीटर, एसआई मात्रक लिख रहे हैं, प्रति ओम प्रति मीटर होती है। तो ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है विद्युतीय गुणधर्म के आधार पर चालकों को, ठोस पदार्थों को। कुछ क्रिस्टलीय ठोस जैसे सहसंयोजी ठोस हैं, ग्रेफाइट को छोड़ दें, आणविक ठोस हैं, तो इनमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता, तो ये कुचालक की कैटेगरी में आएंगे, है ना। धातु है, धातु गलित अवस्था में भी विद्युत धारा का संचालन करता है और ठोस अवस्था में भी विद्युत धारा का संचालन करता है, तो ये चालक की श्रेणी में आएंगे, है ना। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत धारा का संचालन नहीं करता, लेकिन अगर उसमें कोई अशुद्धि दोष आ जाए या किसी तरह का दोष उत्पन्न हो जाए तो वो विद्युत धारा का थोड़ा थोड़ा संचालन करने लगता है ठोस अवस्था में ही, और वो अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत धारा का संचालन मुक्त रूप से करता है, इसलिए ये चालक की श्रेणी में आता है। तो इनकी चालकता के आधार पर ही इनको वर्गीकृत किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अगर धात्विक चालकता की बात करें, धातुओं में जो चालकता होती है, धातु इतने प्रबल चालक होते हैं कि चाहे ठोस अवस्था में हो या गलित अवस्था में हो, दोनों ही अवस्था में ये विद्युत धारा का संचालन करते हैं। तो इनकी चालकता को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखिए, धातुओं में वैद्युत चालकता, धातुओं में वैद्युत चालकता, धातुओं में किस तरह वैद्युत चालकता होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। इनके जालक में, धात्विक ठोसों के जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति करने के लिए मुक्त होते हैं। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही विद्युत धारा का संचालन होता है। लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन हम कर सकते हैं
दूसरे कंसेप्ट में जो धात्विक बंध को एक्सप्लेन करता है। तो देखिए धातुओं में वैद्युत धारा का संचालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और यह ठोस अवस्था तथा गलित अवस्था दोनों में वैद्युत धारा का संचालन करता है। ठोस अवस्था में वैद्युत धारा संचालित करता है और गलित अवस्था में भी वैद्युत धारा का संचालन ये करता है। तो अब बात आती है कि ऐसा इनके धात्विक बंध की अगर बात करें, भाई धात्विक बंध में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके बंध को समझने के लिए बैंड मॉडल दिया गया। बैंड मॉडल उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लिथियम का परमाणु लें, लिथियम धातु है तो 1s2 2s1, तो ये तो भरा हुआ है, ये हाफ फिल्ड है और ये संयोजी कोश है। तो बॉन्डिंग को जब समझते हैं, बंध को समझते हैं, तो बंध को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से समझते हैं। तो अगर मान लीजिए ये Li2 दो लिथियम के परमाणु जुड़े, तो ये 2s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, अतिव्यापन करेगा, अतिव्यापित होगा। तो एक ये देखिए ये 2s ऑर्बिटल और यहां पे एक 2s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, अतिव्यापित करेगा तो एक आबंधी आणविक ऑर्बिटल बनेगा और एक अनाबंधी आणविक ऑर्बिटल बनेगा। एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा एस्ट्रिक 2s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। तो दो ही इलेक्ट्रॉन है तो ये तो पूरा भरेगा, ये खाली रहेगा, है ना। तो ये दो बने, लेकिन लिथियम Li3 बनाए, 3 लिथियम जुड़े, तो ये देखिए 3 लिथियम से 3 ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 3 ऑर्बिटल आएंगे तो 2 आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3 आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये जो है ये पूरी तरह भरा होगा, पूर्ण भरित पूरी तरह से भरा होगा। ये अर्धभरित और ये रिक्त होगा। मतलब कि अगर सम संख्या में परमाणु जुड़ेंगे तो आधे बीएमओ बनेंगे, आधे एबीएमओ बनेंगे, बीएमओ भरा होगा, एबीएमओ खाली होगा। और अगर विषम संख्या में परमाणु जुड़ेंगे तो आधे बीएमओ, आधे एबीएमओ और बीच का एक जो है वो एनबीएमओ बनेगा। तो एबीएमओ जो है, जो आधा ऑर्बिटल है, वो सदैव खाली रहेगा। इस तरह लिथियम के अगर n परमाणु जुड़ जाएं तो देखिए ये इस तरह से कई सारे एनर्जी ऑर्बिटल बनाएगा। इस तरह बहुत सारे बनाएगा
तो ये जो आधे वाले बनेंगे, है ना, ये ABMO वाले बनेंगे, जिसको कहेंगे वेकेंट यानी रिक्त बैंड कहेंगे। और आधे जो भरे हुए होंगे BMO वाले, उन्हें जो है पूर्ण भरित बैंड कहेंगे। पूर्ण भरित जो बैंड होते हैं उनको नाम दिया जाता है कंडक्शन बैंड, यानी कि संयोजकता बैंड या संयोजक बैंड कह लेते हैं इनको, जो भरे हुए पूरे भरे हुए हैं। और जो रिक्त बैंड हैं उनको जो है चालन बैंड कहते हैं, चालन बैंड। कंडक्शन बैंड कहते हैं अंग्रेजी में, कंडक्शन बैंड, और इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, धात्विक आबंधन होता है, धात्विक बंध जो बनते हैं, उसमें जो है एक संयोजकता बैंड होता है जो भरा हुआ होता है, और जो रिक्त बैंड होते हैं उसको चालन बैंड कहते हैं। नोट करिए पहले इतना। देखिए अब आगे, अगर इसी को हम लिथियम की जगह बेरिलियम से समझें, बेरिलियम के लिए समझें, तो बेरिलियम में देखें 1s2 2s2 2p0, है ना। तो इसमें p वाले ऑर्बिटल खाली है और s ऑर्बिटल पूरा भरा है। तो अगर इस तरह से अगर इनको बनाया जाए, इनके बैंड बनाए जाए, है ना, तो इससे जो s ऑर्बिटल से जो बैंड बनेगा, जो बैंड s ऑर्बिटल से बनेगा, वो पूर्ण भरित बैंड होंगे। और उनको कहा जाएगा क्या, जहां मैंने पीछे अभी बताया था, संयोजकता बैंड। और जो 2p ऑर्बिटल रिक्त है, इससे जो बैंड बनेगा ये रिक्त बैंड बनाएगा। और इसे कहेंगे चालन बैंड। अब अगर एनर्जी के आधार पर इसको समझा जाए, तो चालन बैंड और संयोजकता बैंड जब आपस में मिले जुले होते हैं, इनके बीच अंतर नहीं होता, या तो ऐसे या तो ऐसे। ये मैं इसको इस तरह से क्रॉस कर दे रहा हूं, है ना, ये वैलेंस बैंड, इस तरह पहले क्रॉस कर देता हूं। ये आपके वैलेंस बैंड और ये आपके कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो ये कहलाते हैं चालक। लेकिन जब इनके बीच थोड़ा गैप होता है, थोड़ा एनर्जी का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा गैप होता है, गैप, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा लेकिन उतना आसानी से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो यह कहलाता है अर्धचालक। और जब
ये गैप काफी बड़ा हो जाता है, बड़ा गैप। इस गैप को कहते हैं फॉरबिडन गैप। तो यह कहलाता है कुचालक। इसमें धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाता, इसलिए यह कहलाते हैं कुचालक। तो यह ऊर्जा के आधार पर विद्युतीय गुणधर्म की व्याख्या है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये हो गया। अगला डिस्कस कर लेते हैं। अगला गुणधर्म, ये तो विद्युतीय गुणधर्म था। अब आगे आते हैं चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म। देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यह इसकी कक्षीय गति है। कक्षीय गति है। तो इस तरह घूमेगा इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस दिशा में, तो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। जैसे ऐसे घूम रहा है तो इस ऊपर की दिशा में एक चुंबकीय आघूर्ण ये आरोपित करेगा। तो एक कक्षीय गति के कारण, और इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है, तो ये चक्रण गति कहलाता है। तो इसके कारण भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। छोटे चुंबक की भांति हर इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। अब होता क्या है कि ये ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि पदार्थ में कोई चुंबकीय गुण नहीं उत्पन्न हो पाता, लेकिन अगर चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा
लौह चुंबकीय पदार्थ। चौथा, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। और पांचवा, फेरी मैग्नेटिक पदार्थ। फेरी मैग्नेटिक, इसको फेरो मैग्नेटिक भी कहते हैं, इसको एंटी फेरो मैग्नेटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 भागों में चुंबकीय पदार्थ के आधार पर पदार्थों को, ठोस पदार्थों को विभाजित किया गया है। तो मैं बात कर रहा था कि जो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को वर्गीकृत किया गया है वो 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी मैग्नेटिक पदार्थ। इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ की चर्चा करते हैं। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ वो हैं जिनके पास कम से कम एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से हल्के से आकर्षित होते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये हल्के से आकर्षित होते हैं। कारण ये है कि इनमें बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं तो सभी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ओरिएंट हो जाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसी की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इससे ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा दोगे तो इनका जो चुंबकीय गुण था वो फिर से खत्म हो जाएगा। तो यह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह अपना चुंबकत्व खो देते हैं। है ना, जिन पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। अब देखिए, जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया आपने, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं। मैंने आपको बताया कि सभी इलेक्ट्रॉन छोटे से बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आपने आरोपित किया, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो सभी इसी दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। इसीलिए इनमें चुंबकीय गुण आ जाता है और ये चुंबकत्व प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है, ये तो हुआ अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ, देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसके उल्टा बिहेव करते हैं। उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे, हल्के से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। मतलब जैसे मैग्नेट के दो पोल्स को आमने सामने ले आइए, सेम पोल को तो दूर भगाएंगे, तो वैसे ही ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ये वो पदार्थ प्रदर्शित करते हैं जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो यह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह अपना चुंबकत्व खो देते हैं। इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन जो है जिनमें युग्मित होंगे वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। आइए अब आगे चलते हैं। लौह चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। देखिए फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या है, ये अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत अधिक संख्या में। जैसे ये देखें, ये एक भाग में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, भाई इसमें क्या हुआ, बहुत संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो कई सारे इलेक्ट्रॉनों की दिशा एक ही होगी, तो उनको वो एक साथ आ जाते हैं, जो दूसरी दिशा में वो एक साथ आ जाते हैं। इस तरह डोमेन का निर्माण कर लेते हैं। तो जैसे ये देखें, इस तरह से डोमेन्स का निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है सभी एक ही दिशा में है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी एक ही दिशा में है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी एक ही दिशा में है। सभी जो एक एक डोमेन में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं।
कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन बना के ऐसे दिखा दे रहा हूं, इनको हम लोग कहते हैं डोमेन। तो सभी डोमेन की एक पर्टिकुलर दिशा है, लेकिन सभी डोमेन की दिशा अलग अलग है। तो जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये जो है ये सभी डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे, एक ही दिशा में सभी डोमेन्स व्यवस्थित हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं और इनका चुंबकत्व स्थायी होता है। इनका चुंबकत्व स्थायी मतलब चुंबकीय क्षेत्र हटा भी देंगे तो इनका जो चुंबकत्व एक बार बन गया वो मेंटेन रहेगा, वो अलग बार बार चेंज नहीं होगा। ये था फेरोमैग्नेटिक। अब देखिए इसी में आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। ये भी इन्हीं की तरह होते हैं, फेरोमैग्नेटिक की तरह। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ कि सभी चुंबक जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में इनके डोमेन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि सभी चुंबकीय आघूर्ण निरस्त होकर नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। मतलब अगर एक ऐसे व्यवस्थित हुआ तो दूसरा इस तरह व्यवस्थित होगा, तीसरा ऐसे हुआ तो चौथा उसको कैंसिल करेगा, पांचवा ऐसे हुआ तो छठवां उसको कैंसिल करेगा। सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो उसे कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। नोट करिए, और फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक में अंतर इतना सा होता है, फेरी मैग्नेटिक पदार्थ ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके डोमेन इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि कुछ कैंसिल हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता। चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। जैसे अगर ये दो ऊपर की तरफ व्यवस्थित हुए तो एक ही नीचे की तरफ व्यवस्थित होगा, ताकि एक को कैंसिल करें, एक बच जाए। फिर दो ऊपर की तरफ व्यवस्थित हुए, एक नीचे की तरफ आ गया, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। तो देखिए एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि फेरोमैग्नेटिक
एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक पदार्थ, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अणुचुंबकत्व की तरह। लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है और इनमें बहुत अधिक संख्या होती है। इतनी अधिक संख्या होती है कि डोमेन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये पदार्थ, ये तीनों पदार्थ जब किसी एक निश्चित, जब इनको गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर आकर के ये अणुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जब इनको गर्म करना शुरू करते हैं, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, तीनों को, तो जब एक निश्चित तापक्रम पहुंचता है तो उस तापक्रम पर ये पदार्थ जो फेरोमैग्नेटिक है, फेरी मैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक यानी अणुचुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करने लगता है। तो इस ताप को हम लोग कहते हैं क्यूरी ताप। क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। क्यूरी ताप वह ताप जिस पर फेरो मैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक एवं फेरी मैग्नेटिक पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, ये चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था हमने खत्म कर लिया। अब अगली क्लास से, अगले टर्न से हम लोग जो नया चैप्टर है उसको प्रारंभ करेंगे। और दूसरा जो चैप्टर है इसी एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक में जो दूसरा चैप्टर है वो है विलयन या तनु विलयनों के सिद्धांत। कुछ किताबों में तनु विलयनों के सिद्धांत भी लिखा होता है और कुछ एनसीईआरटी बुक में फिलहाल उस पाठ का नाम है विलयन या सॉल्यूशन। तो इसको नोट करिए, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक सभी आप अपना ध्यान रखिए और घर पे रह के पढ़ाई कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो डाउट अपने क्लियर करिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके। थैंक यू।